नेक्स्ट न्यूज में अब हमको बात करनी है आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 131 है, इसको हमको डिस्कस करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 131 होता क्या है, एंड फिर इसको पूरा डिस्कस करने के बाद में उसका कंटेक्स्ट भी समझेंगे कि आखिर इसको हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं या फिर ये करंट अफेयर के लिए रेलेवेंट अभी बना क्यों हुआ। तो सबसे पहले आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ फेडरल डिस्प्यूट। यानी कि भारत के संविधान का आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर देता है फेडरल डिस्प्यूट्स के मैटर में। समझते हैं, भारत एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब यह है कि जो सारी पावर है शासन की या राज्य की, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी कुछ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मसलों में स्टेट गवर्नमेंट जनरली इंटरफेयर नहीं कर सकती या दखलंदाजी नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, देश में एकदम सामान्य हालात चल रहे हैं, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स के मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली दखलंदाजी नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो ये अपनी व्यवस्था पूरी बनी हुई है, संविधान ने पूरे फेडरेशन की व्यवस्था बना के रखी है। अब कई बार कई सारे ऐसे केसेस बन जाते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद या कोई डिस्प्यूट बन जाता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सेंटर प्लस एक या एक से ज्यादा स्टेट एक तरफ हो वर्सेस एक स्टेट या फिर एक से ज्यादा स्टेट जो है एक तरफ हो। इस तरीके के भी जो है डिस्प्यूट वगैरह बन जाता है। ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये कहलाते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। बात को समझिएगा, भारत क्या है? भारत एक फेडरेशन है। फेडरेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका सेंटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट्स होते हैं। ये आपकी फेडरेशन के पार्ट्स हैं। ठीक है जी, सेंटर की अपनी पावर संविधान ने डिफाइन कर रखी है, स्टेट की अपनी पावर डिफाइन कर रखी है, और दोनों एक दूसरे के मसले में जनरली दखलंदाजी नहीं करते। बट कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते या फिर किसी बात को लेकर अगर संविधान में कुछ कंफ्यूजन है या फिर किसी भी इशू को लेकर अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट या फिर कोई विवाद बन जाए, तो दो तीन कंडीशंस बनके तैयार होती हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई मुद्दा बन जाएगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स S1 प्लस S2 प्लस कई एक से ज्यादा स्टेट्स हो सकते हैं, उनके बीच में कोई मसला बन जाए, या फिर सेंटर और एक या एक से ज्यादा स्टेट जो है वो एक तरफ हो और दूसरी तरफ में एक स्टेट हो या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स हो। ऐसे जितने भी विवाद होते हैं ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स कहलाते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। ठीक है जी, ऐसे सारे के सारे विवाद कहलाते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। अब जब भी इस तरीके का कोई फेडरल डिस्प्यूट अस्तित्व में आता है तो उसको कोई तो सुनेगा और कोई तो डिसाइड करेगा। तो क्योंकि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट भी है, तो इस लिहाज से जो भी इस तरीके के फेडरल डिस्प्यूट्स हैं उनको सबसे पहले सुनने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इन सारे मसलों के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एंड उसके अलावा इस तरीके के डिस्प्यूट्स को कोई सॉल्व नहीं कर सकता या फिर उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 131 में लिखी हुई है। मतलब ये कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये कि अगर इस तरीके का कोई भी फेडरल डिस्प्यूट बनता है तो फिर वो मसला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किसी लोअर कोर्ट में नहीं जाता है, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाता, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में ही पावर है कि वो इस तरीके के फेडरल डिस्प्यूट्स को सुलझा सकते हैं, उनके अलावा कोई और इस तरीके के डिस्प्यूट्स को नहीं सुलझा सकता। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि फेडरल डिस्प्यूट क्या होते हैं। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब होता है भारत के फेडरेशन के अलग अलग फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में होने वाले डिस्प्यूट। यानी कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, किसी स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाए तो वो फेडरल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स वर्सेस दूसरी तरफ में एक या एक से ज्यादा स्टेट्स, अगर इस तरीके का कोई मसला बन जाए तो वो भी फेडरल डिस्प्यूट के कैटेगरी में आएगा। जब भी इस तरीके का कोई फेडरल डिस्प्यूट बनता है तो आर्टिकल 131 ने सुप्रीम कोर्ट को इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे रखा है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? ये फेडरल डिस्प्यूट सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जो है इसके ऊपर फैसला कर सकता है, कोई और इस तरीके का फैसला नहीं कर सकता। और ये सारा पावर कहां से आता है? आर्टिकल 131 से। तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, आर्टिकल 131 ऑफ द संविधान क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है किसके रिस्पेक्ट में? फेडरल डिस्प्यूट्स के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया, और फेडरल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं वो भी अपन ने देख लिया, और ये सारी पावर आती है आर्टिकल 131 से, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये तो हो गया आर्टिकल 131 जिसको अपने को पढ़ना था। अब सवाल ये उठता है कि भैया इसको पढ़ना क्यों था? तो इसका जवाब यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल 131 के तहत में एक केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यह बोला गया है कि भैया हमारे राज्य में एक करप्शन का मसला हुआ था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय शामिल थे। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट पुलिस ने इनके खिलाफ में कुछ कार्रवाई शुरू करी या कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करी, तो उसमें सीबीआई कूद कर बीच में आ गई, और सीबीआई ये बोल रही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं इसलिए उनके खिलाफ अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो सीबीआई करेगी। जो आपकी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार है वो उसके खिलाफ या उनकी जो पुलिस है वो इसके खिलाफ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकती। ठीक है जी, इस पर ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो
सुप्रीम कोर्ट चली गई है बोलकर कि ये तो कोई बात नहीं होती है, जो भी मसला है वो हमारे राज्य में हुआ है, जो भी करप्शन या जो भी केस वगैरह बना है उससे जो भी नुकसान वगैरह हुआ है डिलीवरी आपका पब्लिक डिलीवरी वगैरह में वो हमारे राज्य में हुआ है। अब कार्रवाई करने की बारी आ रही है तो सीबीआई बीच में कूद कर आ जाती है और वो बोलती है कि जो करप्शन का केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के द्वारा हुआ है, तो इस पर अगर कोई भी जांच करने का अधिकार है तो वो सिर्फ सीबीआई के पास में है, राज्य की सरकार के पास में नहीं है। ये बात इनके पश्चिम बंगाल की सरकार के गले नहीं उतरी तो ये भाई लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को सुनेगा, क्यों सुनेगा? क्योंकि आर्टिकल 131 यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कैटेगरी में फेडरल डिस्प्यूट का केस डाला गया है और इसको सुनने का पावर किसी और के पास में नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी तरीके का एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार के बीच में मुकदमा चल रहा है। कहानी यह है कि तमिलनाडु सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन करके कोई डिपार्टमेंट है, उन्होंने तमिलनाडु में कुछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के या ईडी के कुछ ऑफिसर पोस्टेड थे, उनके खिलाफ में एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। ठीक है जी, समझिएगा बात को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के ऑफिस पूरे देश में होते हैं, तो तमिलनाडु में भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस होंगे वहां पर कोई ना कोई ऑफिसर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के या ईडी के पोस्टेड होंगे। तमिलनाडु स्टेट की डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इन तमिलनाडु में पोस्टेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के खिलाफ में कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेस में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। इस पूरे मसले पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये बोलते हुए कि भैया जो भी केस है वो हमको ट्रांसफर कर दो और हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और ये इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये करने का पावर नहीं है। तो यहां से फिर आपका तमिलनाडु की जो सरकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उन्होंने भी जो है यही मुकदमा डाल रखा है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो क्या उस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अगर कोई अपराध किया है कि कोई भी ऐसा कोई अपराध किया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो क्या उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर भी राज्य सरकार के पास में नहीं है? ये इस तरीके के सवाल को लेकर एक तो तमिलनाडु सरकार का जो है एक केस चल रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट में, और इसी तरीका का केस अब आर्टिकल 131 के तहत में पश्चिम बंगाल की सरकार ने डाल दिया है। तो देखते हैं क्या नतीजा निकल कर आता है, क्या ये लोग कहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो भी उसका वर्डिक्ट निकल कर आएगा। मुझे जहां तक एक अपनी जो मेरी सीमित समझ है उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ये तो बोलेगा कि अगर किसी स्टेट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई कांड करता है तो ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, कार्रवाई तो कर सकती है। मुझे एक उम्मीद है इस तरीके का जजमेंट आएगा। अब आता है नहीं आता वो सुप्रीम कोर्ट की विजडम के ऊपर है, बट आई एम हैविंग अ फीलिंग कि ऐसा कुछ आएगा। बाकी जो भी आएगा फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट द पॉइंट इज कि ये सारा का सारा मसला क्योंकि आर्टिकल 131 के अंदर में डाला गया है और आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फेडरल डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आती हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना सही समझा और ये मैंने अपना पूरा जो है आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस कर लिया। तो अब अगर आर्टिकल 131 के ऊपर कुछ पूछा जाए आपसे, आर्टिकल 131 के अलावा अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे कुछ पूछा जाए या फिर फेडरल डिस्प्यूट क्या भला होती है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये सब कुछ पूछा जाए तो इसका जवाब अब आपसे देते बन जाएगा। बाकी लॉजिक आपको ध्यान में रहे इसलिए न्यूज भी मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। बाकी न्यूज आज तक अपने किसी काम की नहीं। चले, इससे ज्यादा यहाँ से काम का कुछ नहीं था। एंड क्योंकि आर्टिकल 131 पॉलिटी में आता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि यूपीएससी में या फिर स्टेट पीएससी में या किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए एसएससी सीजीएल वगैरह में मिल जाएगा। तो मिल जाए तो कर आइएगा और मुझे याद करिएगा। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।